भाव और हमारे जीवन के जो संदर्भ होते हैं उनको कैसे समझा जाए। देखो, जन्म कुंडली का ये पहला भाव होता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। इसको लगन भी कहा जाता है, इसको तनु भाव भी कहा जाता है। यदि इस बॉक्स में कोई भी राशि आ जाए 1 से लेकर के 12 तक, तो वो उस राशि का लग्न हो जाता है। जैसे यदि यहाँ पर 1 राशि आ गई तो मेष लग्न हो गया, 2 राशि आ गई तो वृषभ हो गया, 3 आ गई तो मिथुन लग्न हो गया, 4 नंबर आ गया तो कर्क लग्न हो गया, 5 नंबर आ गया तो सिंह, 6 नंबर आ गया तो कन्या, 7 नंबर आ गया तो तुला लग्न हो गया, 8 नंबर हो गया तो वृश्चिक लग्न हो गया, 9 नंबर होने पर धानु लग्न, और 10 नंबर होने पे मकर लग्न, 11 नंबर होने पर कुंभ लग्न, और 12 नंबर यहाँ पर आ जाने से व्यक्ति का मीन लग्न हो जाता है। अब मैंने इन लग्नों के हिसाब से आपको बॉडी एलिमेंट्स भी समझाए हैं, वो आप पार्ट 1 की वीडियो में देख सकते हैं कि किस राशि से, यानी लग्न में कौन सी राशि आने से व्यक्ति की जो बॉडी की एलिमेंट्स होती है वो क्या होती है। जैसे इन शॉर्ट्स में आपको बता देता हूँ, यदि 4, 8, 12 है तो व्यक्ति का वाटर एलिमेंट है बॉडी का, थोड़ा शरीर फैला हुआ होगा, भारी शरीर हो सकता है। अब और भी एस्पेक्ट्स देखे जाने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट से बता रहा हूँ। यदि 1, 5, 9 आ जाती है तो अग्नि तत्व की राशि हो जाती है। यदि यहाँ पर 3, 7, 11 आ जाती है तो वायु तत्व की राशि हो जाती है, और व्यक्ति की जो बॉडी पर्सनैलिटी होती है थोड़ा हवादार हो जाती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बड़ा घूमने फिरने वाला होता है, एक जगह टिक करके नहीं बैठता। इसी प्रकार से यदि 2, 6, 10 आ जाती है तो स्थिर स्वभाव यानी पृथ्वी एलिमेंट की राशि आ जाती है, और पृथ्वी एलिमेंट की राशि आने से व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है, थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है, और अपनी बात को लेकर के वो अड़ा ही रहता है, कभी भी वो अपनी बात से आगे पीछे हटता ही नहीं, और उसके लिए एक नियम सा हो जाता है। 2, 6, 10 अगर लग्न आ जाए, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाएंगे, यानी कि आदमी अपने प्राण त्याग देगा लेकिन अपनी जिद नहीं त्यागेगा, और इसकी वजह से व्यक्ति को कई बार गहरी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन नाम भी ऐसा व्यक्ति बहुत कमाता है। खैर, हर लग्न की एक अपनी अच्छी विशेषता होती है, कोई भी लग्न कम या ज़्यादा नहीं होता। अब आपको मैंने लग्न बता दिया, पहला भाव। इसके बाद अब मैं पहले भाव की विशेषता बताता हूँ, जिसको देखते ही आप तुरंत समझ सकें कि इस व्यक्ति की सोच क्या है। यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। देखो, ये जन्म कुंडली का जो पहला भाव है, यहाँ से व्यक्ति की मानसिकता का पता चलता है, इस व्यक्ति की सोच का पता चलता है, दिमाग का पता चलता है। क्यों? जब व्यक्ति पैदा होता है, जब कोई भी जातक पैदा होता है तो उसका सबसे पहले सिर बाहर आता है, तो सिर मतलब ये हो गया। यहाँ से व्यक्ति की मानसिकता, सोच का पता लगता है कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस दौरान में कौन सा लग्न एक्टिवेट हो गया था, कौन से ग्रह की राशि वहां पर थी, और किस ग्रह की दृष्टि थी। उन सबको देखते हुए व्यक्ति के दिमाग का पता चल जाता है, उसकी बुद्धि का पता चल जाता है, ये किस स्वभाव का व्यक्ति है। अब यहीं से व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लग जाता है, व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनेगा, किस तरह का इसके शरीर का ढाल होगा, यानी किस तरह की ऐसे व्यक्ति की बॉडी कंपोजिशन होती है, ये जन्म कुंडली के पहले भाव से पता चलता है। अब बात आ जाती है जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, अदरवाइज बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको कुछ कुछ किताबों के नाम भी बता दूंगा, जिनको पढ़ने के बाद आप ज्योतिष बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, जिससे आप बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें, और कभी भी अपनी विद्या पर आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे, और आप कभी भी कॉन्फिडेंस से लेस ना हो। अब जन्म कुंडली का दूसरा भाव, इस भाव से व्यक्ति की वाणी देखी जाती है। क्यों? जैसे 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 व्यक्ति का शरीर बाहर आता है, आप वैसे वैसे भाव को आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा भाव, हमारा ये नाक का एरिया, हमारा मुंह का एरिया आ जाता है, और हमारा गर्दन का थोड़ा सा हिस्सा भी इसी में आता है, कान भी इसी में आ जाते हैं, और व्यक्ति की दाईं आंख भी इसी भाव से देखी जाती है।
पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव, उससे आंखों की रोशनी का भी पता चलता है, नाक का भी पता चलता है, मुंह का भी पता चलता है, वाणी का भी पता चलता है। यदि यहाँ पर फायर एलिमेंट की कोई भी राशि आ जाए, जैसे मैंने कहा 1, 5, 9, तो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सैल और गर्म ज़्यादा हो जाता है वाणी से। आप समझिएगा इस बात को। अब मैं आपको बताता हूँ जन्म कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। जन्म कुंडली का तीसरा भाव हमारे कंधों का होता है, हमारी बाजुओं का होता है, और इस घर के मालिक बुध हुआ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, तीसरा भाव ये उन सब दिशाओं को और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो एक जैसी यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हों। जैसे कंप्यूटर्स हो जाते हैं, लाइट्स हो जाती हैं, हमारी 2 बाजुएं हैं, एक से ज़्यादा ही है ना, 2 आँखें हैं, है ना, दांत हैं हमारे, है ना, और जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स के अंदर एक से ज़्यादा एक जैसी हैं, वो सारी की सारी बुध से ही जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए बुध जीवन भी देने वाला होता है, क्योंकि वही जीवन देता है, तभी बहुत कुछ आगे मिलता भी है। तो जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो कंधों से जुड़ा हुआ होता है, हमारे पराक्रम से जुड़ा होता है। यह हमारे दुर्भाग्य का भी घर कहा जाता है। यदि व्यक्ति मेहनत ना करे, यदि व्यक्ति पुरुषार्थ ना करे, यदि व्यक्ति चीज़ों को टालने पर बैठ जाए, तो तीसरा भाव व्यक्ति के दुर्भाग्य को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है, और यही भाव हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी होता है, और यही भाव सोशल मीडिया का भी होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते हैं ना, आप चाहे मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल पर खबरें ही देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर खबर आपसे संबंधित है तब तो आप देखो, लेकिन अगर आपसे रिलेवेंट ही नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर जितना स्क्रॉल करते हैं ना मोबाइल, उतना आपका जन्म कुंडली का 9वां भाव डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो आपके कर्म स्थान को प्रभावित करता है। इस तरह से आप समझिएगा। अब आ जाती है बात जन्म कुंडली के चौथे भाव की। चौथा भाव है ना, ये माँ का होता है, ये प्रॉपर्टी का होता है, ये हमारी बेसिक एजुकेशन का होता है, ये भाव वाहन का भी होता है। और इसी भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति बेसिक एजुकेशन किस तरह की लेगा, और व्यक्ति के जन्म के पश्चात ऐसे व्यक्ति के घर की स्थिति क्या है, कैसा मकान बना हुआ है व्यक्ति का, ये जन्म कुंडली के चौथे भाव से ही पता चलता है। यदि यहाँ पर शनि महाराज बैठे हों, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, तो जब भी ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ होगा तब प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर चल रहा होता है, या फिर पैदा होने के बाद कोई प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या आ जाती है। यदि यहाँ पर राहु आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पैदा होने के समय पर घर के अंदर आर्थिक समस्याएं बहुत थी और विरोधाभास की स्थिति थी, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कोई परेशानी चल रही थी। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के चौथे भाव से व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी की स्थिति का भी पता चलता है। अब जन्म कुंडली के 5वें भाव पर आ जाते हैं। जन्म कुंडली का 5वां भाव पसंद नापसंद का, यानी लाइकिंग डिसलाइकिंग का होता है। ये संतान का तो होता ही है, साथ साथ ही मनोरंजन का भी होता है, और इस भाव के मालिक जैसे सूर्य देव हुआ करते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली के 5वें भाव से व्यक्ति का फन और एंटरटेनमेंट देखा जाता है। अगर व्यक्ति के 5वें भाव के अंदर कोई बुझी हुई राशि आ जाए, जैसे 8वीं राशि आ जाए, तो व्यक्ति मजाक करेगा ही नहीं, बड़ा सीरियस बैठेगा और छुपा छुपा से रहेगा, बड़ा छुपा रुस्तम हो जाता है ऐसे व्यक्ति। ये बात आप समझिएगा, लेकिन मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ, दृष्टियों को और ग्रहों को भी यहाँ पर वैल्यू दी जाती है। मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स पर बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं छठे भाव की। ये रोग, ऋण और शत्रु और कर्जे का भी होता है, ये नौकरी का भी होता है, ये सर्विसेज का भी होता है, ये आप जो भी अपनी सेवाएं दुनिया को देते हैं ये उनका भी होता है। यदि आप अपनी सेवाओं में, यानी जो भी आपकी सर्विसेज है, आपकी जॉब है, अगर आप उसमें लापरवाही दिखाते हैं तो छठा भाव एक्टिवेट होकर के आपको बीमार कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, तो बहुत लॉयल्टी के साथ दीजिए, बहुत ईमानदारी के साथ दीजिए। आपका छठा भाव हमेशा आपको सपोर्ट करेगा और नौकरी में प्रमोशंस भी देगा। अब छठे भाव को आप समझ गए। मैं जीवन के संदर्भ के तौर पर मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बारीकियाँ तो इतनी है ना कि मैं नॉन स्टॉप अगर वीडियो बनाता जाऊँ लाइव स्ट्रीम पर आकर के, तो भी टॉपिक खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अनंत ब्रह्मांड में एक कण से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक ग्रहों से ही संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के 7वें भाव के बारे में।
जन्म कुंडली का सातवां भाव हमारे जीवन साथी का होता है, ये आप सभी जानते हैं। ये पार्टनरशिप का भी होता है, और आपका पहला आपकी पत्नी का सातवां होता है, और आपका सातवां आपकी पत्नी के लिए पहला हो जाता है, या आपके पार्टनर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, देखो ये लग्न से आपके दिमाग का पता चलता है, लेकिन सातवें भाव से पता चलता है आपके पार्टनर की सोच क्या है आपके प्रति। सबके प्रति मत जोड़ लीजिएगा इस बात को। सातवें भाव से पता चलता है आपके पार्टनर की सोच आपके प्रति कैसी है, और आप उसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसा वो आपके प्रति करने लगता है। इसीलिए जन्म कुंडली के सातवें भाव में और आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तराजू की है ना, जहाँ भी आपकी जन्म कुंडली के सातवीं राशि आ जाए भाव में, आप उस भाव को संतुलित करिए जिससे आपका नुकसान बचे, आपके फायदे बढ़े लाइफ में। तो इसीलिए सातवें भाव में शनिदेव उच्च के कहे जाते हैं या सातवीं राशि में। क्यों? क्योंकि शनिदेव न्याय करते हैं, और इसीलिए शनिदेव को ये राशि सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, न्याय करते हैं, फिर चाहे उसमें सामने वाले को अच्छा लगे बुरा। इसीलिए सातवें भाव को पार्टनर का भाव कहा जाता है। ये बात आप समझिएगा, और ये पार्टनर की सोच का कहा जाता है। आपकी जन्म कुंडली के सातवें भाव में जो राशि आ जाए, अब चाहे अग्नि तत्व की आए तो आप समझ जाइएगा कि आपके पत्नी का स्वभाव, आपके जीवन साथी का स्वभाव गर्म है। अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट की 4, 8, 12 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपके जीवन साथी का स्वभाव आपके प्रति बहुत केयरिंग है। अगर यहाँ पर वायु तत्व की राशि आ जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपके जीवन साथी की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है, और वो उसे दुनियादारी की समझ बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर अगर पृथ्वी तत्व की राशि आ जाए, 2, 6, 10 आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी ज़्यादा होगा। आप समझ गए? इस प्रकार से चलिएगा। अब जन्म कुंडली के 8वें भाव के बारे में आ जाते हैं। ये अचानक दुर्घटना का होता है, अचानक लॉसेस का होता है, ये ससुराल का भाव भी होता है, और इसी भाव से पता चलता है कि व्यक्ति को जीवन में ससुराल का सुख किस प्रकार से मिलेगा। ये हमारे शरीर के हिस्से का छुपा हुआ हिस्सा होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और हमारा वेस्ट डिस्पोजेबल ऑर्गन होता है ये एरिया। इसीलिए व्यक्ति को जब वो 7वें भाव को संतुलित करेगा तो 8वें भाव से संबंधित उसको समस्याएं होंगी ही नहीं, यानी ससुराल अच्छा मिलता है। और जन्म कुंडली का 8वां भाव व्यक्ति की अपने नुकसान का होता है। अचानक जो होने वाले सुख और दुख की अभिव्यक्ति होती है ये उसका भी कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं 9वें भाव के बारे में। ये धर्म का होता है, ये टाइम मैनेजमेंट का होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर का होता है। आप अपने काम को किस ढंग से करते हैं। अगर यहाँ पर वायु तत्व की राशि आ जाएगी तो जल्दी जल्दी करोगे, फायर एलिमेंट की राशि आ जाएगी तो बिना सोचे समझे कर लोगे। यहाँ पर यदि जल तत्व की राशि आ जाएगी तो सबकी बातों का ध्यान रखते हुए करोगे कि भैया किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, किसी को कोई पीड़ा ना हो जाए। आप इस भाव से चलेंगे। यदि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की राशि है, बिना किसी की परवाह के कर बैठोगे, नहीं मुझे तो जो चाहिए वो मैं करूँगा, मुझे किसी के बारे में क्या सोचना, इस तत्व की सोच आ जाती है। इसके अलावा आपका जो 9वां स्थान होता है जन्म कुंडली का, वो आपके मंदिर का भी होता है। आप जितना ज़्यादा मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लोगों के साथ आप दान पुण्य करते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली का 9वां भाव मजबूत होता है। और 9वां जब भी आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होता है तो आपके 12वें को फायदा सबसे ज़्यादा पहुंचता है, क्योंकि वो मोक्ष का घर है। इसीलिए आपको जब भी पूजा पाठ करनी चाहिए, आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में जो राशि आए उस ग्रह से संबंधित आपको देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, तो आपका 12वां भी संतुलित होता है, यानी कि आप जो जीवन खर्च कर रहे हैं उसका आपको फायदा मिलता है। अब बात आ जाती है 10वें स्थान की। 10वां स्थान कर्म का होता है, और ये पिता के अपने धन का होता है, यानी कि 10वें भाव से पता चलता है आपका कर्म क्या होना चाहिए, और इसी से पता चलता है आपके पिता के धन की स्थिति कैसी है, क्योंकि 9वां भाव तो पिता का होता है और 10वां भाव पिता के धन का होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अगर इस 9वें भाव को आप पिता का घर मान लेते हैं और पहला, तो दूसरा भाव जो होता है वो पिता के लिए धन का हो जाता है। वहाँ से पता चलता है कि धन की स्थिति पिता की कैसी है। क्लियर है बात? 10वें भाव को इस प्रकार से समझिएगा। और एक बात बताऊं, कहा जाता है ना कर्म ही पूजा है, तो आपको
अपनी ज़िंदगी में जितना ऊंचा उठना है उतना ही आपको 10वें भाव को मजबूत करना होता है, अपने कर्म के द्वारा, अपनी रिसर्च के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी अच्छी पढ़ाई के द्वारा, अपनी स्किल को मजबूत करके, क्योंकि शनि इस भाव के मालिक होते हैं और शनि स्किल और टैलेंट और फोकस के मालिक कहे जाते हैं। इसीलिए आपको अपने काम पर जितना फोकस होगा उतना आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जितना आप अपने टैलेंट चमकाएंगे उतना फ़ायदा मिलेगा, जितनी आप अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करने में आप काम करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। और 9वें भाव से अगला पड़ जाता है तो आपकी एजुकेशन और टाइम मैनेजमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका कर्म अच्छा हो जाएगा। अब इन दोनों को जब आप मजबूत कर लेते हैं तब आपके पास लोग जुड़ने लग जाते हैं, और लोग जुड़ने का मतलब हो गया 11वां भाव नेटवर्किंग का है, लाभ का है, आपसे अपने बड़ों के फायदे का है, और आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे आपको ग्रोथ मिलेगी, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, वो आपका 11वां भाव बता देता है। ये मित्रों का भी होता है और फ्रेंचाइजीज का होता है, आप अपने सब्जेक्ट की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं उसका भी होता है, या किसी चीज़ की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं ये उसका भी होता है। अब आशा करता हूँ यहाँ तक समझ अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद बारी आती है 12वें भाव की, जन्म कुंडली का सबसे आखिरी स्थान। यहाँ पर सिर्फ शुक्र देव उच्च के कहलाते हैं। क्यों? दोबारा से जीवन देने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता होती है, और शरीर अर्थ से मिलता है यानी कि भूमि से मिलता है, और भूमि शुक्र है, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए मिट्टी शुक्र से जुड़ी है। जब आप अपना शरीर त्यागते हैं तो इसी मिट्टी को आप सब कुछ दे जाते हैं, और जब आप दोबारा शरीर लेते हैं तो इसी मिट्टी से आप धीरे धीरे लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रेन्स अडॉप्ट करके। तो इसीलिए इस भाव में शुक्र देव उच्च के कहलाते हैं, और ये भाव आपके इन्वेस्टमेंट का होता है, आपकी विदेश यात्रा का होता है, आपके हॉस्पिटल का होता है, आपके जेल का होता है, और या फिर आपका ये आइसोलेशन हाउस होता है। आप अपने घर परिवार से जब कहीं दूर जाते हैं ये उसका भी हुआ करता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आती है कि 12वां भाव यदि विदेश का है तो तीसरा कौन है? भैया बाहर कहीं भी जाने के लिए आपको स्टैंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए तीसरा भाव बुध का होता है और आपको वैलिड पेपर की ज़रूरत होती है। इसलिए तीसरा और 12वां आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको भाव और जीवन के संदर्भ अच्छे से समझ आ गए होंगे।